लिख दिया था ना ये, he or she are eligible for election for any number of terms। अच्छा, फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस। इसको लिखो आप लोग पूरा, जितना मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, द प्रेसिडेंट रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसको अंडरलाइन कर देना, बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और क्यों, उसका रीजन दे रखा है यहां पर, फॉर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपका पूरा आपका वर्ड है, ये सेंटेंस आपका पूरा, ये अपने आप में पूरा, आप मान लो कि आपके जो मेंस का एग्जाम है, ठीक है, एमसीक्यू में तो नहीं आता पर मेंस के एग्जाम के लिए पूरा बना हुआ है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रेसिडेंट। अब आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, मतलब हम कब बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ने क्या किया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, एनी आइडिया? आप वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट का एक्शन है जिसको आप बोलोगे भाई ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ, कोई गेस कर सकते हो? सो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो ना करके, या फिर फंडामेंटल राइट्स को फॉलो ना करके, पर ठीक है, पर वो खुद ना करे फॉलो, चलो ठीक है, ठीक है, मान लिए, चलो अनामिका, एनी गेस? कोई गेस नो नहीं? आइडिया। देखो, सिंपल, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के काम क्या होते हैं। प्रेसिडेंट के काम क्या होते हैं कि जो भी आपके बिल्स उनके पास आ रहे हैं उनको क्या करना, साइन करना, ये हम आगे पढ़ेंगे। और क्या करना, अगर उनको वो बिल में कुछ खामियां लगती है तो एक बार रिटर्न करना, मनी बिल को छोड़ के, ऑर्डिनरी बिल को। और तीसरा एक ऑप्शन क्या होता है तुम्हें बता दूं कि जितने भी आपके ऑर्डिनरी बिल है, प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। पहला है कि उस पर साइन कर दे, चलो भाई बिल पास हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि उसको रिटर्न कर दे, लेकिन सिर्फ एक बार लेकिन ये ऑर्डिनरी बिल के साथ हो रहा है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, पॉकेट वीटो, यानी कि बिल को अपनी पॉकेट में रख ले, ना तो बिल को वो रिटर्न, ना तो बिल को वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, और ना ही बिल को साइन करके वापस भेज रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो अगर वो हर बिल को ऐसा करने लगे कि जो भी पार्लियामेंट बिल पास कर रही है हर बिल को क्या कर रहे हैं, अपने पॉकेट विंडो में रख ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप हर बिल को पॉकेट में रख लो तो भाई तब तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। भाई कोई भी कानून नया बनता है, कुछ भी नई चीज आती है, पार्लियामेंट में पास होनी जरूरी है। तो आपने पूरी गवर्नमेंट को ही एक तरीके से क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, हर बिल को अपने पास रख लिया। तो उस समय हम बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ये इंटेंशनली कर रहे हैं सरकार को परेशान करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपकी ऐसी होती है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी के बोले कि प्रेसिडेंट जो है, जो रूलिंग पार्टी उनका फेवर कर रहे हैं, जो अपोजिशन है उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, मान लो अगर ऐसा करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो भी क्या माना जाएगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब एक फॉर्मूला लिखो, 61 1/4, 14, उसके बाद 2/3, उसके बाद 2/3। ये फॉर्मूला याद रखना, 61 1/4, फिर 14, उसके बाद 2/3 और 2/3। लिखा? फिर यस। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो। सबसे पहला ये जो आर्टिकल 61 है, ये क्या है, 61 एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं। तो यहां से पहला हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आपके एमसीक्यू के लिए, क्या, कि वो कौन सा इन चारों में से आर्टिकल है जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस लिखी है प्रेसिडेंट की, तो क्या टिक करके आना, 61। ठीक। दूसरी चीज, 1/4, 14, 2/3, 2/3 क्या है? हम जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं। ठीक है, पहला हाउस हमारा क्या है, लोकसभा, और दूसरा क्या है हमारा, राज्यसभा। यहाँ पे हमारे 552 सीट्स हैं, यहाँ पे हमारी 250 सीट्स हैं। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस अंडर द आर्टिकल 61 किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में शुरू हो, चाहे वो राज्यसभा में शुरू हो। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया।
क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस बताओ इन चारों में से किस हाउस में शुरू होता है। तो वहां पे एक ऑप्शन में होगा, एक ए में लिखा होगा लोकसभा, बी में लिखा होगा राज्यसभा, सी में लिखा होगा लोकसभा और राज्यसभा, तो आप सी टिक करेंगे। यानी कि इम्पीच करने का प्रोसेस किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लेकिन शुरू करने के लिए आपको 1/4 का क्या चाहिए, सपोर्ट। यानी कि अगर आपको लोकसभा में शुरू करना है तो 552 का 1/4 सपोर्ट, और अगर आपको राज्यसभा में शुरू करना है तो यहाँ पे 250 का 1/4 सपोर्ट। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी भी हाउस में शुरू करें। तो मान लो हमने कहाँ शुरू किया, लोकसभा में शुरू किया, हम मान के चलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, 14 क्या है, 14 डेज का टाइम है। एक लेटर जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास कि भैया ऐसा है, आपके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट शुरू हुआ है, और ये आपका एक लेटर है जिसमें ये आपके खिलाफ एलिगेशन लगे कि आप भाई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और 14 डेज का उनको टाइम दिया जाएगा कि 14 दिन के बाद आप अपनी पूरी जो हमने जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, इनकी सफाई में आपको जो भी बोलना है आप पार्लियामेंट के अंदर आके बोलो। तो 14 दिन बाद पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साहब आएंगे, अपनी सफाई में जो भी उनको पॉइंट्स देने होंगे वो देंगे। अब अगर पार्लियामेंट के लोग सेटिस्फाइड हो जाएं तो ठीक है, वरना 2/3 का सपोर्ट चाहिए कहाँ से, लोकसभा में, मतलब पास करने के लिए। और फिर ये बिल कहाँ जाएगा आपका, राज्यसभा में, वहां भी 2/3 का सपोर्ट, और आपके प्रेसिडेंट साहब बाहर। ये समझ में आ गया, 3-4 पॉइंट समझ में आ गए। किसी भी हाउस में हो सकता है, शुरू करने के लिए 1/4 चाहिए, फिर 14 डेज का टाइम देंगे प्रेसिडेंट को, उसके बाद पहले हाउस में लोकसभा में पास करेंगे 2/3 से, और फिर राज्यसभा में पास करेंगे, और प्रेसिडेंट साहब इम्पीच हो गए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्लियर है यहाँ तक ये फॉर्मूला, हर्षिता, अनामिका, यस क्लियर? सर। ठीक है, तो यस। यहाँ पे या तो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, या इम्पीच शुरू करने के लिए क्या बहुमत चाहिए, 2/3, 3/4 और एक 1/10 या 1/4। तो आपको यहाँ से याद हो गया 1/4, या सीधा सिंपल आपका आर्टिकल क्या हो गया, 61। देखो अभी मैं किसकी बात करूं, आपके यूपीएससी और पीसीएस की बात करूं। मैं पहले देखता था कि पहले आर्टिकल नहीं आते थे, अभी आजकल आर्टिकल पूछ रहे हैं ये लोग बहुत। तो थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन क्या करें कि आपके ना कम से कम 15 क्वेश्चन मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही आते हैं, 15 से 20 में मान के चल रहा हूँ। और उसमें आजकल आर्टिकल बहुत आ रहे हैं, तो मैं हर चैप्टर के बाद आपको मेन मेन जो आर्टिकल्स हैं वो भी कराऊंगा, एक लिस्ट कराऊंगा। थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, अभी जो हाल में पेपर हुआ उसमें भी देख रहा हूँ मैं, आर्टिकल बहुत आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा भाई कैसे इम्पीच हम लोग करते हैं। अब अगला है कि इसको छोड़ दो, पॉइंट भी इतना काम का नहीं है। हाँ, अगला लिखो, फॉलोइंग पर्सन्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। कौन नहीं करते हैं, इसको लिखिएगा, पहले हेडिंग डाल दो, फॉलोइंग पर्सन्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेटेड इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब यहां से शुरू करने से पहले अगर आपको याद हो, किसका कंपोजिशन, इलेक्टोरल कॉलेज का, किसी को याद है दोनों में से, वो 4 लोग कौन थे जो इलेक्टोरल कॉलेज में थे, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, किसी को याद है या रिवाइज नहीं किया? सर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। कौन से मेंबर, क्या वर्ड यूज किया था मैंने, इलेक्टेड, इलेक्टेड। है ना, ये सर भूलना इलेक्टेड मेंबर। नहीं। दूसरे कौन थे? सर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की। ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एमएलए की बात कर रहे हैं, 28 स्टेट्स की। फिर सर यूटीज, दिल्ली और जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। हाँ, दिल्ली, पौंडीचेरी और उसके आपके थे। ठीक है, अच्छा वो आर एस इसमें होंगे। ठीक, तो ये आपके क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, नॉमिनेटेड मेंबर्स, फर्स्ट पॉइंट बना के, नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब यहाँ ट्रिकी चीज है जो बता रहा हूं मैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। पहले लिख लो फिर समझाता हूं मैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब देखो,
मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल कॉलेज में आपका क्या होता है, लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 550 प्लस 2 है। और मैंने बताया था ये प्लस 2 जो होते हैं वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन इम्पीचमेंट में ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियंस, ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये लिख दिया होगा आपने, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो एक तो ये तो करते हैं। ठीक, दूसरा, राज्यसभा में आपको याद हो मैंने बताया था 238। ठीक है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोग कौन होते हैं, आपके इलेक्टेड। और कौन से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 12 नॉमिनेटेड। ये प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। लेकिन ये जो 12 मेंबर है, ये इनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि दो आपके क्या हो गए, एंग्लो इंडियंस, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपके कौन हो गए, 12 राज्यसभा के मेंबर, वो भी इनके किसमें, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रहेगा ये दोनों को, अनामिका, अर्शिता, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक, अनामिका समझ में आ गया कि कंफ्यूजन हो गया? फिर कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन कहाँ से हुआ, पहले ये बताओ। भाई हमने क्या पढ़ा था इलेक्टोरल कॉलेज का, आपने मुझे अभी बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज में आपके क्या हो गए, लोकसभा के मेंबर्स हो गए, जो मैंने बताया था कौन होते हैं, 550, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरे क्या बताए थे हमने, राज्यसभा में जो आपके क्या होते हैं, 238, वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ये दोनों के साथ क्या वर्ड यूज होता है आपका, इलेक्टेड वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब मैं वही बात बोल रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ ना, फिर कंफ्यूजन इससे हो रहा है, इसको छोड़ दो। तो कौन नहीं करते हैं तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट, यहां से आपके +2 नहीं करते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट। और राज्यसभा में कौन नहीं करते हैं, 12 नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 और 12 जब इंपीचमेंट की बारी आती है तो ये पार्टिसिपेट करेंगे बस। ठीक है, ये 2 और 12। यस। ठीक, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब अगला लिखो पॉइंट बना के, लिखिएगा। ये थोड़ा सा ना आप लोग को, थोड़ा सा मैंने घुमा के लिख दिया तो थोड़ा सा आप लोग घूम रहे हो। अब दूसरा लिखो पॉइंट, सेकंड आपका, सेकंड पॉइंट लिखना बना के, members of legislative council, members of legislative council did not participate, members of legislative council did not participate in the impeachment process, did not participate in the impeachment process. ठीक है, मैंने बताया था कि हमारे 28 राज्यों में से अभी 7 राज्यों में क्या है, आपकी काउंसिल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, जैसे यूपी में है। ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये तो वैसे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी नहीं थे ये लोग, और इसके इंपीचमेंट में भी नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट लिख दिया, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट प्रोसेस। देखो अभी लिख लो, जब दोबारा पढ़ोगे तो समझ में एक इमेजिनेशन कर लोगे। हर्षिता लिख दिया सेकंड पॉइंट, अनामिका लिख दिया, कौन नहीं करता है। यस सर। अब थर्ड लिखो आपका, थर्ड कौन नहीं करता है, थर्ड लिखिएगा, members of Delhi and Puducherry Assembly, members of Delhi and Puducherry Assembly did not participate in the impeachment process. Members of Delhi and Puducherry Assembly did not participate in the impeachment process. जहां did not लिखा है उसको अंडरलाइन कर दो, did not participate in the impeachment process। ये तीसरा हो गया आपका। और चौथा लिख दो, फोर्थ आपका जो मैंने यहां पे लिखा था उसको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा दे रहा हूं, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट प्रोसेस।
डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब मुझे हर्षिता शुरू से बताना, चारों पॉइंट बताना, पहला वाला क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट क्या लिखाया था? So, जो nominated members participated in the impeachment process are the 2 Anglo-Indians and 12 nominated members of Rajasthan. ये पार्टिसिपेट करते फिर हैं, करते हैं ना, हाँ करते हैं। और बाकी 3 कौन नहीं करते? डिड नॉट कौन से 3 है? Members of Legislative Council, members of Delhi and Puducherry Assembly, हाँ, and members of State Assembly. जो कि 28 स्टेटों के हैं। ठीक है, ठीक। अनामिका समझ में आया चारों पॉइंट? कौन एक करता है और कौन 3 नहीं करते हैं? Yes, sir, understand. नहीं आया कोई बात नहीं, आज को पढ़ना, जब दोबारा एक बार रिवाइज करोगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम कल फिर, अब सबसे पहले कल हम लोग अपना उत्तराखंड उठाएंगे, जहां से हमने छोड़ा था उत्तराखंड, उसी को एक बार मुझे ना अनामिका वो नोट्स ना आखिरी पॉइंट जो 4 पॉइंट है वो जरा भेज देना, कि मैं वहीं से स्लाइड जो है शुरू कर सकूं। ठीक है, सर एक बार आर्टिकल 11 बता दो। आर्टिकल 11 तो मैंने बताया नहीं, मैंने सीधा वो बताया था। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ था? सर आर्टिकल 11 में आपने पार्लियामेंट, सॉरी सिटीजनशिप वाला था ना सर वो? हाँ, उसमें ये लिखाया था ना कि पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव राइट टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट, ये लिखाया था। यस सर। हाँ, तो 11 ये कहता है ना कि भाई जो सिटीजनशिप है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें कोई भी अगर चेंजेस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? आपका पार्लियामेंट कर सकती है। जैसे कि अभी आपका क्या किया, वो अभी क्या हमने जोड़ा है भाई? एनआरसी नहीं, उससे पहले क्या जोड़ा हमने, बताओ, जिसके पीछे बड़ा बवाल हुआ? सीएए जोड़ा ना, सिटीजन अर्नमेंट एक्ट, कि भाई जो भी आपके हमारे पड़ोसी मुल्क में रहने वाले माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, अगर वो मान